इधर देखो, तो आज का जो टॉपिक है वो 11th में भी काम आएगा। हालांकि मैं बार बार जब जिक्र करता हूं कि 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, मैं इसलिए करता हूं ताकि जो 11th के बच्चे हैं वो भी ध्यान से देखें और जो 12th वाले हो तो ध्यान से देखें। बाकी जो इस बार जेडब्ल्यू दे के आए हैं और अप्रैल में देंगे, या जो 4 मई को नीट देने जाएंगे, चाहे वो ड्रॉपर हो या इस साल वाले हो, वो तो ऑलरेडी इसको ध्यान से देखेंगे। बार बार समझाना 11th 12th वालों को ही पड़ता है कि ध्यान से देखो। सवाल क्या है कि सर इंटरफेरेंस अगर नहीं पढ़ा तो 12th का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने क्या बताया, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बताया था। तो ये 12th में भी इस्तेमाल होगा और 11th में भी। सो इंटरफेरेंस वह सीढ़ी है जिसपे चढ़ के आप थॉमस यंग्स की थ्योरी को पढ़ोगे कि उन्होंने क्या बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, है ना। सो यू हैव टू रियलाइज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस। क्या मतलब है? और इससे कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है इंटरफेरेंस। क्या है? हाँ, अब इंटरफेरेंस के नाम में ही बहुत कुछ है। अक्सर सुना होगा कहते हो कि मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, सुना है ना। तो ये सब एक अंग्रेजी का शब्द है, हालांकि इसका मतलब बड़ा आसान है। एक्चुअली में क्या होता है इंटरफेरेंस, ये वाईडीएससी में इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि दो अलग अलग वेव्स हैं। क्या बोला? दो इंडिविजुअल वेव्स हैं या दो इंडिविजुअल एसएचएम है। क्या है? सुनना बेटा, एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी होती है। क्लियर है? अरे हाँ या ना। अब मैंने कहा कि दो डिफरेंट वेव्स हैं। क्या है? हाँ, एक वेव्स यूं चलता हुआ जा रहा है तो बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा y होता है। अरे यार हाँ ना बोलो। एक क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। और ये ओमेगा टी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? सुनना, अगर मीडियम सेम है, क्या बोला मैंने? मीडियम सेम है तो क्या सेम होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? सो दो वेव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कैसे? फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? या यूं कह लो कि दो एसएचएम। क्या कह लो? है ना, दो इंडिविजुअल वेव्स या एसएचएम। मान लो कि ये कोई सोर्स है। क्लियर है? और मान लो ये कोई सोर्स है। क्या है? मान लो ये सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है। अब इसका भी एक वेव है जो जाके किसी पॉइंट पे यहां पे दोनों क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं। क्या करते हैं? या इंटरफेरेंस करते हैं। क्लियर है? ये सब पढ़ाने के पीछे मकसद क्या है? क्यों पढ़ा रहे हो भाई? एक्चुअली क्या है कि जो पहला वाला है इसका इंटेंसिटी अलग है और इसका इंटेंसिटी अलग है, लेकिन जब ये दोनों किसी पॉइंट पे सुपर इंपोज होते हैं, क्या होते हैं? या सुपर पोजिशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो होगा क्या, इनकी अब जब दोनों मिलेंगे ना तो यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा या चेंज हो जाएगा। सो टू द पॉइंट ये है कि आपको इंटेंसिटी से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? एक बात बताओ कि जब यंग से डबल स्लिट में फ्रिंजेस बनता है तो कहीं डार्क बनता है, ब्राइट बनता है, फिर डार्क फिर ब्राइट। अब फ्रिंज डार्क बनने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी कम है। और ब्राइट बनने का मतलब? तुम्हें बात समझ में आ रही है? सो कहीं इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, कहीं इंटेंसिटी। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? अब सोचो कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग है और दोनों ने मिलके डार्क फ्रिंज बनाया। इसका मतलब यह है कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई होगी और दोनों ने मिलकर ब्राइट बनाया। इसका मतलब इंटेंसिटी। बात समझ में आ रही है? तो ये कहां से पढ़ाया जाता है? इंटरफेरेंस से। इसकी इक्वेशन निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? समझ में आ रहा है? ये दो डिफरेंट वेव्स हैं, ये कोहेरेंट सोर्सेस है। क्या है? अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होता है इस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या बताया? दोनों का क्या सेम होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। मीडियम सेम होगा तो रफ्तार भी क्या होगा? सेम होगा। अब एक नया टर्म इसमें ऐड होगा कि इनिशियल
फेज कांस्टेंट, क्या बोला, इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। क्या होगा, ये बात भेजे में वैसे ही जा रही है, समझ में आ रही बात, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाना चाहिए। तो थॉमस यंग्स ने ना दो वेव्स की डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला, तो अगर मैंने इसको माना है y1 इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, चेंज कर लो, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर है, अगर मैंने यहां A1 लिया, देखो कोहेरेंट सोर्सेस का, या दो वेव्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है और कोई दिक्कत। सो मैंने इसके लिए लिया y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा t, और मैं y2 के लिए लूंगा A2 साइन ओमेगा t प्लस डेल। और ये डेल है क्या, बताओ, इनिशियल फेज डिफरेंस कांस्टेंट। बात समझ में आया, अरे हाँ ना बोलो, डेल है। क्लियर है, सो ये दो क्या है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। अरे हाँ है ना। अब थॉमस यंग्स ने बताया है उनकी थ्योरी में कि जब ये कहीं सुपर इंपोज होते हैं, या इससे सुपरपोजिशन कह लो, या क्या कह लो, इंटरफेरेंस कह लो, या किसी पॉइंट पे एक दूसरे से मिले, तो वहां पे जो इनका डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। और या आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, या बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, आपको पढ़ाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बात समझ में आ रही, बस बेसिक बात समझो। मैंने क्या कहा कि थॉमस यंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर दो डिफरेंट वेव्स का क्या कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, रफ्तार कांस्टेंट है, मीडियम कांस्टेंट है, सेम है, या उनका फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो वो किसी पॉइंट पर अगर मिलेंगे तो उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलजेब्रिक सम होगा नेट डिस्प्लेसमेंट के। समझ में आ रही बात, अरे हाँ या ना। पहले तो ये बेसिक बात है। तो पहला इंटरफेरेंस की कंडीशन कि सोर्सेज आर मस्ट भी कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब एम्पलीट्यूड में भी वेरी, एम्पलीट्यूड में भी सेम और वेरी, बट मीडियम शुड बी, फ्रीक्वेंसी शुड बी, और कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। क्लियर है, ये बातों का ख्याल रखोगे। मैं कोहेरेंट सोर्सेज में और भी डिस्कशन आपसे करूंगा, कुछ कंडीशंस की बात भी मैं करूंगा। अभी यहां तक बात समझ में आई। सो अब आपको ये y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी है, और y2 इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। और डेल क्या है, इनिशियल फेज डिफरेंस, और एक कांस्टेंट है। अरे बोलो हाँ ना। सो अब दोनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करोगे आप, अलजेब्रिकली क्या करोगे, ऐड करोगे। अब मेरे एसएच, अब जो बच्चे 11th में जिनको मैंने सिस्टम पढ़ाया है, उन्हें पता है कि अरे y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी में ये y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अरे बोलो हाँ ना यार। और ये y2 डिस्प्लेसमेंट है। जब दोनों को ऐड करोगे तो सिंपल, अब इसे सॉल्व, सुनो, सिंपल सॉल्व करके हमें पहुंचना कहां तक है, इंटेंसिटी तक। तो बात समझ में आ रही है। ये सब कुछ हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि इंटेंसिटी इफेक्ट कैसे होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका रास्ता कहां से होकर जाएगा, इंटरफेरेंस से। यहां एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, यहां एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, यहां दो डिफरेंट इंटेंसिटी मिल रही है ना, मिलके इफेक्ट हो रहा है ना, तो ये वेव नेचर है। कौन सा नेचर है, इसीलिए इंटरफेरेंस को प्रूफ करा गया। क्लियर है, कहां पे, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलो मैं थोड़ा सा इसको और एड ऑन करता हूं इसमें आगे, थोड़ा सा आप देखते चलें, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब यहां से आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन फर्स्ट। बेटा अगर इसको आसान करना है, इक्वेशन बनाते चलना, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 सेकेंड। अब मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू यंग्स थ्योरी, बोल दूं, अरे बोलो हाँ ना, जो y नेट आएगा क्या आएगा, वो इन दोनों का अलजेब्रिकली सम होगा। क्लियर है। सो अब आप रखोगे तो आएगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 कितना है बताओ, A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल। अब यहां जो गणित के बच्चे हैं, वो यहां पे जो गणित के बच्चे हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, वो यहां लगा देंगे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला,
और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों ये होता है, यही होता है ना। अब इस इक्वेशन को यहां पुट कर दोगे तो आएगा a1, बेटा किसी का दांत दिखेगा बेटा दांत बाहर निकाल दूंगा, मजाक से हट के बता रहा हूं, दांत को अंदर रख लो। a2 क्या होगा? साइन ओमेगा, मतलब a क्या है? a को आप ओमेगा मान रहे हो और b को आप डेल, तो साइन ओमेगा टी ब्रैकेट बना लो, है ना। और कॉस के साथ क्या आ जाएगा? कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल। बेटा ये गणित है ना, इसमें अभी तक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज तो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो सॉल्व कर रहे हो अभी तक। चलो अब इसको थोड़ा सा और लेके जाओ। जब आप इसको ब्रैकेट से खोलोगे तो ये तो मिलेगा आपको, a2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको भी, और तो क्या मिलेगा? मिलेगा a1 साइन ओमेगा टी, मिला बेटा, प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस डेल, प्लस अब मैं इसको ब्लू से लिखा है दोनों को, कुछ रीजन होगा, प्लस बताओ a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल। अब आपको कुछ कॉमन दिखता नजर आ रहा है या नहीं? कहां पे? ब्लू वाले में साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो क्या ये और ये अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a1 प्लस a2 कॉस डेल, और यहां क्या रहेगा? a2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल। बोलो हाँ ना। सो ये वाई नेट ही तो है, इसको एज इट इज आपने लिखना है, ठीक है। अब आप यहां से कुछ चीजें क्या करोगे? शुरू एजम्पशन शुरू करोगे, क्लियर है। सो मैंने कहा कि यहां से मान लो कि जो a1 प्लस a2 कॉस डेल है वो एक्चुअली में a कॉस फाई है। क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ये भी कांस्टेंट है दोनों, क्या है? मैं सिखाता हूं अभी आगे क्या क्या वैल्यूज लेना है, ठीक है। अब वहां क्या था? a2 कॉस a2 साइन डेल, क्या बोला मैंने? a2 साइन डेल, ये a2 और साइन डेल को आपने मान लिया a साइन फाई, ठीक है। अब इनके इक्वेशंस लिखते चलो, 1 2 था, अरे बोलो हाँ ना यार। अब इसको तीसरा मान लो और इसको चौथा मान लो। अब इन दोनों को इसमें पुट कर दो, सॉरी इसको तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो और इसको पांचवा मान लो, क्लियर है। अब फोर्थ और फिफ्थ को अपलोड करो थर्ड में, अपलोड करोगे तो फाइल बड़ी हो जाएगी। क्या होगा देखो, यहां से आएगा एक्चुअली में ये वाई नेट इक्वल्स टू, ये पूरा क्या हो जाएगा? ए कॉस फाई, बोलो हाँ ना। तो आएगा ए कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 था। अब a2 साइन डेल क्या था? साइन फाई, ए साइन फाई क्या हो जाएगा? ए साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ए कॉमन दिख रहा है, ले लें क्या? yes, क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई दिखा, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साला कुछ ऐसा मिलता जुलता नहीं दिख रहा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यानी कि साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो क्या मैं वाई नेट यहां से लिख दूं कि ए एज इट इज, बोलो हाँ ना, साइन ओमेगा टी प्लस, अरे साला ये तो इक्वेशन आ गया किसका? एसएचएम का। अरे जुड़ने के बाद भी सेम फॉर्म में ना, जुड़ने के बाद भी सेम फॉर्म में रहा ना। अब फाई क्या आ गया? फेज डिफरेंस। बोलो हाँ ना यार, कोई दिक्कत किसी को? आ गया चीज। अब ए क्या है यहां? एम्पलीट्यूड। क्या है? वहां तो a1 a2 था, तो अब आपको जानने की जिज्ञासा तो होगी ना कि यार एम्पलीट्यूड साला ए है तो ए क्या है भाई? है नहीं। मैंने कहा कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ को स्क्वायर करो पहले और फिर ऐड कर दो। सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमको पहुंचना कहां तक है? इंटेंसिटी तक।
अब जब हमने दो लोगों को जोड़ा है तो हमें उस सेम फॉर्म में चाहिए जिस फॉर्म में था वो। अरे बोलो आना, सेम फॉर्म मिल गया। अब मुझे एम्पलीट्यूड भी चाहिए। अब स्क्वायर करो किसका, थर्ड इक्वेशन का और फोर्थ का, क्या आएगा बताओ, a1 प्लस a2 कॉस डेल का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। कौन से कैसे बोलू उसको मैं, सिक्स बोलू, अरे बोला ना, नीचे वाला क्या आएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, अरे यही आएगा ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ये सेवेंथ इक्वेशन। मैंने कहा दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो यहां से a स्क्वायर कॉमन, अबे सालो हाना बोल दिया कभी, तो कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से a स्क्वायर क्या आया, अब इसको ऐड करोगे तो इसका a1 का स्क्वायर क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस 2a1 a2 कॉस डेल प्लस ये वाला a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। क्लियर है। अब देखो कहां, मेरे भैया तेरा चश्मा फोड़ दूंगा, उल्लू का पट्टा गंजा साला। इधर ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो साला पागल है। हाँ हाँ, तो ये 5 रखा है ना, और ये डेली तो रखा है, डेली रखा है। हाँ सेकंड में डेल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तू साले कहां से गलती कहां ढूंढ रहा, ये डेल लेके चल रहा हूं तो डेल तो होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। मुझे लगा कोई नया रॉकेट साइंस बता दिया तूने आज। इधर आ, क्लियर है तक, तो क्या होगा, इधर बात नहीं है तुम। अब ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल और a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, यहां भी 2a स्क्वायर आ जाएगा ना। देख साले गंजे को, अब तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर डेल प्लस क्या 1 हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बेटा मेरा कहने का अर्थ है कि बस समझ लो, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, क्या बेटा एम्पलीट्यूड आ गया। अब कोई कहेगा तो a का स्क्वायर आया है, तो साले तू ये निकाल, रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 प्लस 2a1 a2 कॉस डेल, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड। किसका आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया ना। हाँ है ना सर, हमें एम्पलीट्यूड समझ में आ गया सर, मतलब नॉर्मल ये a1 a2 2a1 a2 कॉस डेल, डेल क्या था याद है, इनिशियल फेज। बस बस बस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सोचो कि सर आप तो इंटेंसिटी की बात कर रहे थे, है ना, ये तो एम्पलीट्यूड आ गया। अब सोचो कि जब यहां जुड़ा होगा, किसी पॉइंट पे जब जुड़ा होगा, या तो इंटेंसिटी बढ़ी या तो बढ़ी तो ब्राइट, घटी तो डार्क। ज्यादा डार्क यानी कि ज्यादा घट गया, और ज्यादा ब्राइट मतलब ज्यादा ब्राइट हो गया। मतलब मैक्स टू मैक्स कितना हो जाएगा भाई, तो मैक्स टू मैक्स कॉमन सेंस लगाओगे कि 4 रुपए ये लेके गया, 6 रुपए लेके गया, तो मैक्स टू मैक्स जुड़ के 10 ही तो हुआ होगा। तो एक मैक्सिमम निकालोगे और दूसरा, अभी समझ में आया कि कहां पे मैक्सिमम कहां पे, समझ आई बात, बस सुनते रहो। तो एम्पलीट्यूड आ गया। सर सवाल तो हमारा इंटेंसिटी का था, मैंने कहा था, तो अब देखोगे तो इंटेंसिटी जो है बेटा यहां पे, इसलिए मैंने यहां पे एक जगह छोड़ दी थी, ध्यान से देखना। मुझे पता था कि अब आप यहां से इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, ऐसा होता है, किसके बराबर होता है, समझ रहे हो। मैं एक सवाल बताऊंगा जो 10% आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट परंतु क्योंकि सवाल ही एग्जाम में आता है। मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो अपने को ए स्क्वायर तो पता है ना, अरे पता है ना, ए भी स्क्वायर पता है और ए भी पता है। अब इसको हटाते हैं ना बेटा, तो एक नया कांस्टेंट अब आता है के, क्या आता है, के इंटू ए स्क्वायर, और के को यहां रखेंगे 1, क्या रखेंगे, क्योंकि हमें यही आता है। बस ले तो लेते हैं, लेकिन क्या कह देते हैं कि तू बस कुछ नहीं है, तो 1 है, क्या है, तो क्या डायरेक्टली इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो ए स्क्वायर का होता है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बताओ, इंटेंसिटी इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
और ए स्क्वायर तो यही है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल। तुम्हें बात समझ में आ गया? हाँ या ना? अब इंटेंसिटी जुड़ के, दो डिफरेंट वेव की इंटेंसिटी जुड़ी, तो जुड़ के मैक्सिमम होगा और मिनिमम, उसके आसपास भी होगा, परंतु बात किसी करें मैक्सिमम की और मिनिमम की। अब बताओ इंटेंसिटी मैक्सिमम कब, ये नोट कर लेना बाद में ना, मैं अभी इसे हटा रहा हूं। अब बताओ इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो सर दिमाग लगाना ही नहीं है, इक्वेशन सामने है, I इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल। अब ये पूरी इक्वेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि जब ये मैक्सिमम होगा और cos डेल तब मैक्सिमम होगा जब डेल इक्वल्स टू क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि cos डेल 1। अरे हाँ या ना? तो cos डेल 0 मतलब फेज डिफरेंस क्या हो 0 हो, तो आई क्या हो जाएगा यहां मैक्सिमम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल, खत्म। cos डेल 1 होता है ना। अब क्या सीधा सीधा लिख दूं कि आई मैक्स जो है वो a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये आई मैक्सिम आ गया। अरे भाई नहीं आया, ये किसके बराबर हो गया, आई मैक्सिमा के? कोई दिक्कत? गुड। अब सिमिलरली आई, अब देखो आई मिनिमम निकालें, तो आई ये cos डेल मिनिमम कब होता है, cos का वैल्यू -1 से +1, तो मैक्सिमम +1 पे, तो मिनिमम कहा, मैं बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूं सालो, n पाई 2n -1 अभी नहीं पढ़ा रहा मैं पढ़ा सकता हूं इवन मल्टीप्लाई ऑफ लैम्डा बाय 2, आता मुझे बहुत कुछ है, बट क्योंकि वो चीजें मैं अभी नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप परेशान ना हो। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, cos की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, तो जब हमको मैक्सिमम निकालना तो +1 रखा, और जब मिनिमम क्या रखेंगे, cos की वैल्यू क्या, cos पाई, क्या बोला, क्या cos पाई 0 होता है या -1, cos पाई होता है -1, तो क्या सिर्फ cos पाई -1 होता है, बोलो बोलो, cos 2 पाई भी, cos 3 पाई भी तो -1 होता है, cos 5 पाई भी तो क्या होता है, अरे बोलो हाँ ना। तो क्या मैं ऐसे गणित वाला लिख सकता हूं कि, मैं लिख सकता हूं क्या कि 2n -1 पाई, क्या बोल सकता हूं ऐसा? तो जब मिनिमा इक्वेशन आएगी ना, तो मैं वहां ये पुट करूंगा 2n -1 पाई, n1 रखो, तो 2 इंटू 1, 2 में से 1 गया पाई, n2 रखो तो 2 2 जा 4, 4 -1 3 पाई। अरे भाई अब cos +1 सिर्फ 0 पे होता है, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, अरे भाई बोलो हाँ ना। तो इक्वेशन क्या आएगा उसका, इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, तो n पाई है 2n पाई, अरे भाई सालो थोड़ा समझ जाओगे बोलो हाँ ना। तो मैक्सिमा की इक्वेशन और मिनिमा की इक्वेशन कहां पे, वाईडीएसई में, कहां से सीख सकते हो, यहीं से, परंतु आप में इतनी बुद्धि है नहीं, तो मैं इतना दिमाग मारूंगा नहीं तुम्हारे साथ। पर अगर जो बच्चा समझना चाहे, समझ आ गया बेटा, यहां से cos पाई कहां, cos 1 0 कब, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे और 6 पाई पे, यानी कि इवन पे, तो सालो क्या ये यहां पे 2n पाई भी हो सकता है, नहीं, तो अगर मैं डेल को लिख दूं कि ये 2n -1 पाई है, तो यानी कि ये मिनिमम हो जाएगा, मतलब मिनिमम की इक्वेशन आ जाएगा, और मैं बोल दूं कि डेल इक्वल्स टू 2n पाई, तो ये मैक्सिमम की, यानी कि अगर ये है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, और अगर ये है तो इंटेंसिटी मिनिमम, यानी कि cos पाई -1, तो जब मैं -1 रखूंगा इस वाले इक्वेशन में, है ना, इसको इक्वेशन कौन से बोला था, अरे जो ही बोला हो, इधर आओ, तो आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और cos डेल क्या हो जाएगा -1, तो प्लस माइनस, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस -2a1 a2, तो साला यहां पढ़ने वाला बच्चा कहेगा अरे भाई ये तो a1 -a2 का होल स्क्वायर हो गया ना। तो एक बात सोच रहे हो कि जब मैक्सिमाइज है तो प्लस हो रहा है और मिनिमाइज है तो माइनस, यानी कि थोड़ा सोचो,
कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है जब दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ रहा है ना, और इंटेंसिटी रिड्यूस हो रहा है जब घट रहा है। तो इंटेंसिटी कब जुड़ेगा और कब घटेगा, यानी कि जुड़ा तो मैक्सिमम, जुड़ने पे क्या मैक्सिमम नहीं, जुड़ने के स्क्वायर का मैक्सिमम। भाई जुड़ने का स्क्वायर है ना, नहीं आया, बात समझ में आ रही है। अब सोचो कि सर यहां से जब मैं मैक्सिमा और मिनिमा की इक्वेशन निकालूंगा, जब मैं वहां से कहूंगा कि इधर आओ, एक मैंने लास्ट क्लास इक्वेशन पढ़ाया था फाई इक्वल्स टू के एक्स, याद है? याद है? फाई क्या है? फेज डिफरेंस, और एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस, और के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर। तो क्या फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, याद है? क्या ऐसा भी डेल एक्स भी हो सकता है, चेंज इन पाथ? अरे बोलो हाँ ना यार। तो क्या डेल फाई भी हो सकता है? अरे फेज डिफरेंस बोलो हाँ ना। तो घबराना मत, ये सब मैं कराऊंगा, क्लियर है? इधर तो इसको बेसिक रखते हैं, क्या रखते हैं? अब इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा की इक्वेशन आपसे मजे लेगा। क्या कहेगा? सवाल सुनना, बहुत बड़े सवाल आ सकता है। कहेगा कि इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है? हाँ, कहेगा कि इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि I1 बाई I2 दिया हुआ है, वो 81:1 है। क्या है? 81:1। कोई दिक्कत? अब कहेगा बताओ मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए मिनिमम के साथ। अभी सवाल तुम्हारे समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं समझाता हूं, आ जाएगा, तुम्हारे समझ में आ जाएगा अगर ये हो गया हो। अच्छा मैं पहले यहां से करता हूं, इधर आओ, सवाल सुनो, मजा आ जाएगा। मैंने कहा कि इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ठीक है, सोर्स है जो इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है 81, यानी कि I1 बाई I2। क्या दिया हुआ है? 81/1। ये इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, हाँ या ना? और आपसे क्या पूछ रहा है? I मैक्सिमा बाई I मिनिमा। ये खेल भी आपके साथ कर सकता है वो, और आपके 2 नंबर बचा जाएगा। आप कहोगे सर ऐसा सवाल आता है? आता है भाई, क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता है। सीबीएसई में भी आता है और जेईई में भी आता है। नेट में नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है कुछ भी। तो बताओ I मैक्सिमा बाई I मिनिमा कैसे निकालोगे? अब ये I1 बाई I2 तो मैंने लिख दिया, आसान कर दिया है। अगर स्टेटमेंट में आएगा तो क्या रहेगा? मुश्किल लगेगा। मैंने आसान कर दिया, तभी हाल है। मैंने कहा I1 बाई I2 इज व्हाट 81:1। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, तो अब आप कैसे निकालोगे I मैक्स बाई I मिनिमा? किस बच्चे में दिमाग है थोड़ा बहुत भी सोचे, बोलो। इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बताओ। सोचने वाले बच्चे ने यहां सोच लिया एक बात कि इंटेंसिटी उसमें क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलो यार, इधर ऐसा होता है? अरे होता है ना। तो अगर मैंने बोल दिया I1 तो A1 के और I2 तो A2 के, हो सकता है। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊं तो यहां रूट आ जाएगा, और यहां से स्क्वायर तो यहां रूट आ जाएगा। तो ये अगर मैं इसको A1 बाई A2 रखूं, कोई दिक्कत? और अब डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत? डिवाइड कर सकता हूं। तो बताओ A1 बाई A2 क्या आएगा? रूट में I1 और रूट में I2। अब ये 81 का रूट 9, 1 का 1 नहीं आया। ये बात समझ में नहीं आई तुम लोगों को? भाई इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है ना, तो मैंने कहा मान लो कि जो पहला इंटेंसिटी है वो A1 के स्क्वायर होगा ना। yes, अब स्क्वायर हटाओ, यहां रूट आ जाएगा। तो कैसे कर सकते हो? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A1 किसके बराबर आ जाएगा? 9 A2 के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? इधर आओ। तो I मैक्सिमम की क्वेश्चन तो ये है, इसमें A1 भी चाहिए और A2 भी, और I मिनिमा भी चाहिए, बोलो हाँ ना? तो हमको चाहिए I मैक्सिमा और I मिनिमा। तो क्या रखोगे? A1 प्लस A2 का स्क्वायर
डिवाइड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर। ये बेटा कंफ्यूजिंग सवाल है, फिर बता रहा हूं इधर। सो A1 कितना है 9A2 और A2 तो ऑलरेडी है, तो 9 + 1 10। अरे यार 9 1 में A1 एजिटेट जाएगा ना। A1 क्या है 9A2 प्लस A2 का स्क्वायर डिवाइड बाई A1 क्या है 9A2 माइनस A2 का स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 A2 का स्क्वायर। अरे जुड़ जाएगा ना भाई, और नीचे क्या आ जाएगा 64 A2 का स्क्वायर, खत्म। है ना, तो 100/64, तो क्या आ जाएगा कट के, क्या आ जाएगा 10/8। तो क्या ये मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो नहीं आया? क्या 10/8 और भी कट सकता है? 2 5 जा और कट सकता है, बोलो हाँ ना यार। सो ये आ सकता है, क्लियर है। सो दैट इज द बेसिक ऑफ द इंटरफेरेंस। क्लियर हो रहा है? इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हो ना। खेल किसका था? इंटेंसिटी का। अब इधर देख, मैंने कहा अब तुझे कहानी समझ। YDAC क्या है? यंग्स ने क्या किया, 2 स्लिट लिया। क्या लिया? इधर वो 2 स्लिट में सोर्स एक ही था। क्या था? एक सोर्स से 2 जगह बनाया उसने। ये पढ़ाऊंगा मैं, 2 जगह बनाया थॉमस यंग्स ने। 1803 में से कुछ बनाया था उसने, है ना, ये एक्सपेरिमेंट था। 2 गया, है ना। अब एक वेव यहां से चला, दूसरा यहां से, तो पहले तो पाथ डिफरेंस निकालेगा, बोला ना। डेल्टा एक्स निकालेगा, के पता है तो फाई आ जाएगा। अरे बोल हाँ ना, कोई दिक्कत? तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे क्या? पाथ डिफरेंस। समझ आ रही बात? पाथ कैसे? अरे यार खांस ले साले, मर जा। देख मैंने कहा एक पॉइंट था, एक सोर्स था जिससे 2 स्लिट बनाया। आसान यही है। अब एक से गया और कोई एक पॉइंट वाई है, कहां से? उसके सामने एक स्क्रीन लगा दो। एक सोर्स है, 2 स्लिट है, इसके सामने क्या लगा दिया? एक स्क्रीन लगा दिया। अब पहले सोर्स से वेव चल के जा रहा है, किसी पॉइंट पे मिल रहा है जो इस स्क्रीन के सेंटर से वाई डिस्टेंस पे है ना। अब दूसरे सोर्स से भी जाके वहां टकरा रहा है। क्लियर है? अब पूछ रहा है कि बताओ सेंटर से दूरी वाई लिया है, यहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा, या ब्राइट होगा या डार्क। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? पाथ डिफरेंस। तो इससे क्या आ जाएगा? फेज, हाँ या ना। और मैक्सिमा कब होता है? 2n पाई पे, हाँ या ना। तो फाई इक्वल 2n पाई हो जाएगा, और वहां फाई निकालोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम इक्वेशन। अरे बोला ना। अब फाई जो आएगा वो, क्योंकि एक्स जो आएगा वाई के टर्म्स में आएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम इक्वेशन। और मिनिमा यानी कि डार्क, तो वहां से निकालोगे फाई, और इस वाले 2n - 1 पाई से क्या करोगे? इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमा भी और मिनिमा। अब बताओ कि मैक्सिमा निकल गया, मिनिमम निकल गया, और मैक्सिमा का जो फ्रिंज विड्थ बनता है, क्या बनता है? उस फ्रिंज विड्थ का आपसे पूछेगा डिस्टेंस, तो आप कहोगे 2 मैक्सिमा के बीच में या 2 मिनिमा के बीच में, यही बोलेगा ना। अरे हाँ है ना। अच्छा सर आपने बताया ही नहीं सर कि इंटरफेरेंस में कितने टाइप का होता है, आपने डिस्कस ही नहीं करा। मैंने कभी कर देता हूं। देख अब बताओ, 2 मिला, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, क्या हो गई? बढ़ गया होगा। तो 2 लोगों के मिलने से, 2 वेव्स के मिलने से, इंटरफेरेंस होने से अगर काम बना, यानी कि कंस्ट्रक्ट हुआ, तो ऐसे इंटरफेरेंस क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अरे बोलो है ना। अब दूसरा, जहां डार्क हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो कंस्ट्रक्ट हो रहा है या डिस्ट्रक्ट हो रहा है? तो इंटरफेरेंस 2 टाइप का है। पहले कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं आया? अब कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? जहां जुड़ेगा एम्पलीट्यूड, बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत? अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? माइनस होगा। सर थोड़ा और समझाओ। ले भाई समझाने के लिए तो बैठे, समझाते ना तेरे को वो भी। एक बात बताओ, अब एक वेव चल के जा रहा है, चल एक वेव चल के जा रहा है इस सोर्स से
ये एक सोर्स है, एक सोर्स है ना, यूं करके चलता जा रहा है, बोलो हाँ ना, यहां कोई पॉइंट मिल रहा है, बोलो हाँ, और ये भी यूं चल के चलता जा रहा है। तो अगर इस तरह से कोई वेव है ना, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्लियर है? अब बताओ, इसका भी क्रस्ट मिले, हाँ या ना, और इसका भी क्रस्ट मिले, तो क्रस्ट यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव, दोनों का डिस्टेंस क्या वेवलेंथ होता है? अरे बोलो हाँ यार। तो जब दोनों का क्रस्ट जुड़ा यानी कि प्लस प्लस, तो कैसा हुआ? ऐड हुआ, तो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव, है ना। और दोनों का ट्रफ मिला तो भी क्या होगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही तो होगा। तो कंस्ट्रक्टिव की डेफिनेशन क्या बोलोगे? कि दो वेव्स मिलेंगी, चाहे उनका क्रेस्ट मिले चाहे उनका ट्रफ मिले, तो क्या बनाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि एम्पलीट्यूड ऐड होगा, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो एम्पलीट्यूड के एडिशन का ही तो स्क्वायर है। अब बताओ डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एक क्रेस्ट को एक ट्रफ को मिला दो, एक का क्रेस्ट मिल जाए दूसरे का, यानी कि प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, यानी कि घटेगा। तो बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इतना पढ़ा नहीं क्या हो सकता थी? नहीं थी। इंटरफेरेंस समझ गए? दो वेव्स का मिलना, सुपर इंपोज होना। अरे हाँ ना बोलो, इसे सुपरपोजिशन थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर? ऐड हुआ मिला, या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी कहेंगे। बस वहां पे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। क्लियर है? के एक्स तुमने यार फाइल किया ना, अरे तुमने फाई तो, अरे साला तुम्हारा फाई तो के इंटू एक्स था भाई, तुम वाई तो निकालोगे, एक्स निकालोगे, फाई निकाल दोगे, है कि नहीं? तो सवाल क्या था कि इंटरफेरेंस, दो डिफरेंट वेव्स लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड में भी सेम और मिला किसी पॉइंट पर, सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब दोनों का क्रस्ट मिल गया होगा या ट्रफ मिल गया होगा तो कंस्ट्रक्टिव, दोनों का एक का क्रस्ट एक का ट्रफ मिला हुआ तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव यानी एम्पलीट्यूड का एडिशन, डिस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्टिव में, और इंटेंसिटी मिनिमम कहां पे? डिस्ट्रक्टिव में। तो कहां पे ब्राइट? कंस्ट्रक्टिव में। कहां पे डार्क? नहीं आया। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको सिर्फ क्या निकालना है? क्योंकि हमको मैक्सिमा मिनिमा की इक्वेशन पता है। अरे कम मैक्सिमा तो साला 2n पाई, अरे कम मिनिमा तो 2n माइनस 1 का पाई। नहीं आया सालों समझ में? अब क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। क्या निकालना है? जैसे ही पाथ डिफरेंस मिल गया क्या निकालेंगे? फेज डिफरेंस। हाँ या ना? अब मान लो कि जो x आता है ये 2 पाई बाय लैम्डा है, ये x कितना आ जाएगा? मान लो ये आ जाएगा y बाई डी, क्या आ जाएगा? है? या y बाई 2d आ गया। मान लो कि ये x आ गया तो 2 से 2 कट जाएगा। अब ये फाई क्या है बताओ? मैं एक बस ऐसे ही बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा पाई y का लैम्डा डी, यही होगा। अब अगर मैंने कहा कि मान लो कि इसको चेक करो कहां पे? कंस्ट्रक्टिव पे भी और यानी कि मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे। सो मैक्सिमा की कंडीशन फाई इक्वल्स टू 2n पाई। नहीं आया? तो जब दोनों को इक्वेट करो तो पाई से आपको y तो निकालना है, तो y, अब आप क्या करोगे? y क्या हो जाएगा बताओ? या 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y लैम्डा d, तो y क्या हो जाएगा? 2n लैम्डा d, तो y निकल गया ना। तो अब क्या हो जाएगा आपके? बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, साला ये मैं वो नहीं करा रहा, बस मैं एक चीज बता रहा हूं, बोलो हाँ ना? क्योंकि मुझे याद थोड़ी ना भाई कितना आता है, याद थोड़ी होता है किसी को यार, कैलकुलेट करूंगा। फिर इसी क्वेश्चन क्या रखोगे? यहां रखोगे 2n माइनस 1 पैसे, समझ रहे हो? तो वैल्यू आ जाएगी। तो अब बताओ आपके लिए YDSC में क्या रहा? कुछ नहीं, कद्दू साला बिल्कुल जीरो। अब उसमें दो ट्रायंगल सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? अब वो भी गणित है, वो भी गणित है। तो दो ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, दो ट्रायंगल सॉल्व करते ही क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस मिलेगा। इसमें पुट करेंगे, मैक्सिमम इक्वेट करेंगे और मिनिमा में, तो क्या आ जाएगा? YDSC का मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम मतलब ब्राइट, मिनिमम मतलब डार्क। अब मैक्सिमम मतलब कि दो मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे फ्रिंज विड्थ, या दो मिनिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा।
क्या कहलाएगा? फ्रेंच विड्थ। तो उसकी दूरी निकालेंगे, उसमें भी लीनियर और एंगुलर, यहां भी लीनियर और एंगुलर, दोनों निकालेंगे ना भाई। क्योंकि आगे चल के, अभी तक तो आपने पढ़ा था लीनियर एसएचएम, आप आगे जाके पढ़ोगे एंगुलर एसएचएम। क्या पढ़ोगे? हाँ, तो यहां थोड़ा बहुत एंगुलर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर डिफ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं। फिर डिफ्रैक्शन में कुछ, आप लोगों ने पुराना सीडी देखा था, सीडी, अरे वो डीवीडी में लगाते नहीं थे वो, उस पर आप ऐसे करते थे, उस पर 7 कलर दिखता था, याद है? वो क्या डिफ्रैक्शन ही तो है, वो डिफ्रैक्शन ही होता था। वो सीडी में छोटा सा छेद होता था बीच में, याद है? देखा था? हाँ, वो बड़ा काम का चीज है भाई, जिसको तुम वो श्री कृष्ण जी का चक्कर बनाए घूमते थे ऐसे करके, अगर याद हो तो। हाँ ठीक है, आपके जमाने में तो बेटा बहुत कुछ आ गया, हमारे टाइम पे हुआ करता था। क्लियर यार, बात समझ में आ गई? सो अब ये चैप्टर में क्या बचा? मैं अगर आपसे वेव ऑप्टिक्स की बात करूं, पहला वेव फ्रंट क्लियर है। अगर आपने 11th का वेव्स पढ़ा होता तो आपको वेव फ्रंट वहां पता होता। तो वेव ऑप्टिक्स से 12th का चैप्टर है, 11th का है? साले पढ़ाते 12th में, और तुम जैसे गधे 11th में पढ़ते नहीं हो, फिर 12th में रोते हो। वेव फ्रंट वहां समझ में आ गया। हाइगन्स प्रिंसिपल पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वहां भी क्या इस्तेमाल हुआ? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल। मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो यूज हुआ। उसके बाद क्या? इंटरफेरेंस, आपको पता है, ये 11th पढ़ाया। अब इसके बाद क्या? वाईडी एसी से क्या निकाला? मैक्सिमा मिनिमा। कहां मैक्सिमा होगा, कहां मिनिमा होगा? कहां से? सेंटर से। ये हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? डिफ्रैक्शन। फिर डिफ्रैक्शन को बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर वहां भी वो निकालोगे। उसके बाद तुम्हारा पोलराइजेशन सिलेबस में है नहीं, रिजोल्यूशन पावर है नहीं, तो बचा क्या? कद्दू, कुछ नहीं बचा। जो 11th के बच्चे भी देख रहे हैं वो इस इंटरफेरेंस को ध्यान से समझ लें, क्योंकि अभी आपके 11th में भी ये सवाल आ सकता है। क्लियर है? तो इंटेंसिटी का रेशियो कर लोगे। आज के लिए इतना ही था बेटा, थैंक यू सो मच।